बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर अजीज़ लाहौरी। आज की मेरी मेहमान शख्सियत बहुत ही मोहतरम शख्सियत हैं, मोहतरम जनाब एडी खोसा साहब। और एडी खोसा साहब जो है ये DVM डॉक्टर हैं माशाल्लाह। वेटरनरी का शोबा जो है इनका यानी प्रोफेशनल शोबा जो है वो DVM का है, और इनका एक नाम है अपने डिपार्टमेंट में, अपने शोबे में। तो काफ़ी अरसे से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं जनाब एडी खोसा साहब का इंटरव्यू करूं, गपशप करूं। तो आज इत्तफाकन इन्होंने मुझे बताया कि मैं तो यहाँ DG खान में हूँ। तो मैंने फिर रिक्वेस्ट की कि सर आप उधर हमाचे पे आ जाएं। फिर ये वहाँ हमाचे पर आए और वहाँ से फिर मैंने इनको पिक किया और यहाँ पर ले आया। मैंने कहा थोड़ी बहुत गपशप कर लेते हैं। तो एडी खोसा साहब, सबसे पहले तो सर आप अपना तालीमी कैरियर बताएंगे कि कहाँ से तालीम हासिल की, कैसे फिर आगे कैरियर का आगाज़ किया सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बंदवानी से वहाँ से मिडिल किया, और सबसे बड़ी बात यह है कि उस वक्त लाहौर बोर्ड हुआ करता था। तो मैंने लाहौर बोर्ड में ज़िला भर में जो राजनपुर और DG खान जब इकट्ठे थे तो ज़िला भर में मैंने दूसरी पोजीशन, मेरे 731 नंबर आए। और जब मैंने दाखिला लिया यहाँ पे गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 में 1971 में, तो उस वक्त मैं वाहिद यानी पहला स्टूडेंट था, यानी पूरे नंबर जो है ना मेरे ज़्यादा थे और मैं फर्स्ट था। अच्छा, माशाल्लाह। तो उसके बाद सर फिर आप ये प्रोफेशनल जो एजुकेशन है वो DVM, एक तो होता है ना MBBS, एक होता है DVM, तो इस शोबे में कैसे है सर? सर मेरे नाना जान रिटायर्ड JV टीचर थे। उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि मैट्रिक के बाद आप जो है ना FSC में FSC करें और आप डॉक्टर बन के मुल्क और कौम की खिदमत करें। लेकिन शुमी किस्मत, ये मेरी किस्मत में नहीं लिखा हुआ था। एक मेरे मामू जो इस वक्त फ़ौत हो चुके हैं, वो ज़राई तरक्याती बैंक में जो डिप्टी डायरेक्टर रह चुके थे, और फिर उनका एक्सीडेंट हुआ 1917 में, उनकी डेथ हो गई। उनकी ख्वाहिश थी कि भाई मैं जो है ना ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद दाखिला लूँ, क्योंकि मुझे मेरे नाना जान मुझे पढ़ा रहे थे। तो इसलिए मैंने भी यही समझा कि चलें मैं भी उनके साथ जो है ना चला जाता हूँ। मुझे उस वक्त नहीं इदराक था कि मेडिकल तालीम और वहाँ पे एग्रीकल्चर की तालीम या DVM की तालीम जो है ना ये बड़ा डिफ़र करती है। हाँ, इसके बाद फिर मैं वहाँ पे यूनिवर्सिटी चला गया। वहाँ से मैंने FSC एग्रीकल्चर किया। FSC एग्रीकल्चर कर रहा था तो उस वक्त मुझे पता चला कि भाई मैं तो गलत ट्रैक पे आ गया हूँ। तो मैंने एज ए कैजुअल स्टूडेंट FSC वो प्रैक्टिकल करने के लिए कॉलेज में दाखिला ले लिया। लेकिन मीनवाइल एग्ज़ाम हो रहे थे सेकेंड ईयर के, तो मैं बीमार हुआ, तो जिसकी वजह से अपेंडिक्स का दर्द हुआ, जिसकी वजह से मैं जो है ना वो एग्ज़ाम ना दे सका। और मेरा जो है ना DVM में दाखिला हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। DVM से फिर मैं करने के बाद मैं वेटरनरी डॉक्टर वहाँ पे नूरपुर नारंगा पहली पोस्टिंग हुई ज़िला बहावलपुर में। तो वहाँ 4.5 साल गुजारने के बाद फिर मैं राजनपुर मेरी पोस्टिंग हुई। इसके बाद 9 साल तकरीबन आलमोस्ट हो चुके थे। मैं उस वक्त वेटरनरी डॉक्टर, वेटरनरी ऑफिसर जो है ना यहाँ पे गौसाबाद था। तो यहाँ से मैं फिर जो है ना उसके लिए MPhil के लिए, उस वक्त MSc ऑनर्स कहलाती थी ये डिग्री जो है ना, वो MSc ऑनर्स करने के लिए मैंने सब छोड़ छाड़ के मैंने फिर वहाँ जाकर युवास से, जो पहले कॉलेज ऑफ एनिमल हस्बेंड्री हुआ करता था या यूनिवर्सिटी ऑफ, अब यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज है, तो वहाँ से मैंने फिर जो है ना MPhil किया अल्हम्दुलिल्लाह जी।
اچھا سر، پھر پوسٹنگ ظاہر ہے مختلف مقامات پر ہوتی رہتی ہے، تو ڈی جی خان میں کتنا عرصہ رہے، پھر لیا میں کتنا عرصہ رہے، یہ تھوڑی سی ڈیٹیل بتائیں گے سر؟ جی میں پہلے تو ویٹرنری آفیسر بہاولپور میں میری تعینات ہوئی، نورپور نورنگا میں. اس کے بعد پھر راجن پور میں ایج سینٹر پہ رہا. اس کے بعد جو ہے نا پھر میں 1986 میں کالا میں ویٹرنری آفیسر رہا. تو 89 تک میں پھر غوث آباد ویٹرنری آفیسر رہا. اس کے بعد پھر میں ایم فل کے لیے چلا گیا، واپس آیا تو 91 میں میری تعیناتی یہاں پہ چھوٹی زیرین ہو گئی. 93 تک میں وہاں رہا. پھر 96 میں لاہور والے ایک ڈسپینسری تھی وہاں پہ رہا. اس کے بعد یہ پوسٹیں آئیں ڈسٹرکٹ لیول کی. اس وقت 6 پوسٹیں تھیں. ایک اس وقت زونل ایلوکیشن ہوا کرتی تھی. ایک پوسٹ جو ہے نا وہ اس کی زون 2 کی تھی، اور ایک پوسٹ بلکہ 6 پوسٹیں جو ہے نا زون 1 کی، یعنی اپر پنجاب کی. تو 17 ضلع تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے 17 ضلعوں میں سے ایک پوسٹ پہ جو ہے نا وہ میری سلیکشن ہوئی، ڈائریکٹ سلیکشن ہوئی 18 میں. اس وقت تو 18 کا کنسیپٹ ہی نہیں ہوتا تھا، تو جس کی وجہ سے پھر میں ضلع کا افسر جو ہے نا جہاں 1997 میں ضلعی افسر ڈیرہ غازی خان ہوا. اچھا سر، کیسا پایا مطلب اس شعبے کو، یہ جو ڈی وی ایم کا شعبہ ہے، یہ ہے تو آپ کا اپنا شعبہ، تو کیسا فیل کرتے ہیں سر؟ الحمدللہ دیکھیں، میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ مجھے ایک فخر ہے اور مجھے ناز ہے. میں نے ایسے ڈپارٹمنٹ کو سرو کیا جو بے زبان ہیں، جو بول نہیں سکتے. دیکھیں پہلے تو اس شعبے میں جو ہے نا جو بھی آتا تھا تو وہ سلوتری یا ڈنگر ڈاکٹر کہا جاتا تھا. لیکن اب الحمدللہ لوگوں کو اس چیز کا پتہ چل گیا کہ بھئی یہ لائف سٹاک اوڑھنا بچھونا ہے. اگر آپ جوتے پہنتے ہیں تو وہ لائف سٹاک چمڑے سے بنتے ہیں. اگر آپ رات کو ایک بہت بڑا گلاس دودھ کا پی کے سوتے ہیں، آپ کو دودھ نہ پئیں تو آپ کو نیند نہیں آتی. اگر دودھ پیتے ہیں تو وہ بھی لائف سٹاک ہے. اگر آپ صحت کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو چھوٹا گوشت اور بڑا گوشت موجود ہے. مرغی کا گوشت وہ بھی لائف سٹاک ہے. ارلی ان دا مارننگ جب آپ انڈا لیتے ہیں وہ بھی لائف سٹاک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ انسان یہ سمجھے کہ ہمارا اوڑھنا اور بچھونا لائف سٹاک ہے، تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ میں تو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہوں کہ میں اس ڈپارٹمنٹ میں، اس محکمے میں آیا اور میں نے یہ اس ڈپارٹمنٹ کو سرو کیا جو بے زبان تھے. اور الحمدللہ مجھے دلی طمانت ہے اس ڈپارٹمنٹ میں آ کر. اللہ تعالیٰ نے مجھے چن لیا اس شعبے کے لیے، اور میں الحمدللہ میں مطمئن ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب، بچوں کا کیا سٹیٹس ہے؟ جیسے اکثر آپ کے بچے ماشاءاللہ کس لیول پر ہیں اس وقت؟ میرے 2 بیٹے ہیں. ایک بیٹا ماشاءاللہ انہوں نے میکینیکل انجینئرنگ کیا تھا کانسیپٹ سہیوال سے، اب وہ یو کے ہوتے ہیں الحمدللہ، اور ٹرکی بھی گئے تھے اور اسی طرح وہ یو کے ہیں. اور جو ہے نا انہوں نے وہاں پہ اسٹڈی کی، ایم ایس پروجیکٹ مینجمنٹ کیا. پراپر جاب تو ابھی نہیں ملا، لیکن ابھی وہ جو ہے نا ایک رائل اس میں پوسٹ میں کام کرتے ہیں. آؤٹ کام ہے لیکن وہ بڑے مطمئن ہیں، کیونکہ میں نے ان کو تربیت ہی ایسی دی ہوئی ہے کہ بھئی تھوڑا کھائیں اور حلال کھائیں، اور الحمدللہ جو ہے نا. دوسرا بیٹا یہاں پہ سردار عثمان خان صاحب نے مہربانی کی تھی، تو یہاں پہ جب کرونا آیا تو آکسیجن ڈپارٹمنٹ بنا، تو آکسیجن ڈپارٹمنٹ کا جو ہے نا ہیڈ وہ سب انجینئر جو ہے نا وہ یہاں پہ وہ تعینات ہیں. یہاں یہ ڈی ایچ کیو میں یہاں پہ تعینات ہیں. تو 5 میری بیٹیاں ہیں، 5 جو ہے نا ایک ہاؤس وائف ہے وہاں بچ ولاس میں رہتی ہے. دوسری بیٹی جو ہے نا وہ بھی پہلے بینک میں تھی لیکن اب وہ بھی ہاؤس ہولڈ ہے. تیسری بیٹی جو ہے نا وہ گائنیکالوجسٹ ہے یہاں پہ ڈی ایچ کیو میں.
चौथी बेटी जो है ना उन्होंने MA इंग्लिश B.Ed M.Ed किया हुआ है. वो आंखों से ज़रा माजूर है, लेकिन फिर भी जो है ना वो उनकी माजूरी रुकावट नहीं बनी. अल्हम्दुलिल्लाह वो भी यहाँ फरीदाबाद टीचर हैं, PhD टीचर हैं. इंशाअल्लाह वो आगे भी MPhil का इरादा रखती हैं. छोटी बेटी वो जो है ना उन्होंने BBA ऑनर्स करके MS मैनेजमेंट किया. उनकी शादी हो गई, अब वो बच्चों वाली हैं. तो मैं इंशाअल्लाह मुतमईन हूँ. हम मियाँ बीवी अकेले इकट्ठे बड़े बेटे के साथ रहते हैं एक 10 मरले के घर में, और एक आम सी कॉलोनी में. लोग पूछते हैं मुझसे कि भाई आप यकीनन आपका घर उस्मानिया गार्डन होगा, यकीनन डिफेंस में होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरे लिए उस्मानिया भी यही है और ये कदीराबाद में रहना मेरे लिए वैसे तमानियत है. भाई सर, कोई पैगाम देना चाहें नई नस्ल को, मतलब जिस तरह आजकल नई नस्ल जो है वो बड़ा टेंशन डिप्रेशन का शिकार है, जिस तरह के हालात हैं, मुआशी हालत है, तो आप कोई अपना मैसेज सर देना चाहें? सबसे बड़ी बात ये है कि पुराने वक्तों में ये होता था कि बंदे जो है ना वो हमारे जो आबा अजदाद गुज़रे हैं, ये हम कहनात पसंद थे. हमें जो कुछ मिल जाता था उस पर सब्र किया करते थे. लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, लोग जो है ना एक तो मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और उसका गलत वो इस्तेमाल करते हैं, जबकि पूरे यूरोप में जो है ना ये मोबाइल का गलत नहीं होता. अब लोग जो है ना ये जो चाहे वो गवर्नमेंट सरकारी इदारों में बैठे हुए या कहीं बैठे हुए हैं, वो इंसानियत को नहीं देखते, वो ह्यूमैनिटी को नहीं देखते, वो उनको नहीं देखते कि आखिर हमने मर जाना है, हमारे आबादात कहाँ हैं. वो पैसे पे फोकस करते हैं. नतीजा ये होता है कि उनमें हिजानी कैफियत होती है, वो पुरसकून नहीं है. वो यानी आपको बड़े परेशान नज़र आएंगे. मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो वो जनाब उन्हें उनका ख्याल नहीं है. तो यानी वो इस कैफियत में है. हम पुरसकून लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह. मैं ये अर्ज़ करूँगा कि सबको कहूँगा कि खुदारा कि इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाह कादिर मुतलक है. अल्लाह ताला राज़िक़ है, रज़्ज़ाक़ है, वो वहाब है, उसने रिज़्क़ देना है. और मय्यन किसी को रिज़्क़ वो बचपन में दे देता है, किसी को जवानी में देता, अवाइल जवानी में देता है, किसी को बुढ़ापे में देता है. तो इसलिए परेशान होने की क्या ज़रूरत है. रिज़्क़ के पीछे, बल्कि दौलत के पीछे, रिज़्क़ दौलत के पीछे भागना मैं समझता हूँ हिमाकत है. तो इसलिए जो है ना अपने आप को पुरसकून बनाएं और कुरान मजीद पढ़ें, नमाज पढ़ें, देखें और तवक्कल खुदा भरोसा करें. अल्लाह ताला रास्ते आसान फरमा देगा. सर मेरे पास अल्फाज नहीं, मैं आपका शुक्रिया अदा करूँ सर. बहुत बहुत शुक्रिया सर. थैंक्स. प्लीज़ सब्सक्राइब माई YouTube चैनल. थैंक्स अ लॉट.